रचना बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर अंश वहां पानी पीने आया। उसने रचना के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। हाँ, रचना ने कमजोर आवाज में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक भैया को बताया नहीं। वे तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे लेकिन अंश की फिक्र कम नहीं हुई थी। मगर रचना ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूंगी। खाना बनते ही बुला लूंगी। रचना की नकल उतारकर चिढ़ाते हुए अंश ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए, मैं बना देता हूँ। आप जाकर आराम कीजिए। नाना लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। रचना बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। रचना का पति अरुण कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था। सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। रचना का 21 साल का देवर अंश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। अरुण जैसा प्यार करने वाला पति पाकर रचना भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद, जो निजी स्कूल में पढ़ाती थी, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर अंश अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब रचना 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हमउम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थीं। अंश ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। रचना ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर रचना आज तक नहीं भांप पाई थी। अंश की गर्दन धीरे से रचना की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से रचना की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। रचना की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे अंश के अंदर का शैतान जागता जाता हो गया। सब काम बर्तनों की आवाज बंद जानकर रचना ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दीं। अंश हकबका गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। कहकर अंश ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीज़ों को उठाकर मेज़ पर ले गया। रचना ने मुश्किल से 2 रोटियां खाईं, वह भी अंश की जिद पर। वह ज़बरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल रहा था। खाने के बाद रचना सोने जाने लगी तो अंश बोला, भाभी, 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। रचना ने मना किया, लेकिन अंश कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ। भाभी, जहाँ से आप मंगाती हैं हमेशा दरवाज़ा बंद कर लीजिए। मैं अभी आया, कहता हुआ वह निकल गया। रचना ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। अंश ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है अंश बाबू? केमिस्ट ने अंश को खोया सा देखा तो पूछा। अंश का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। अंश मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना, जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए यह तो बता। अंश को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है। जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली? बुखार के लिए सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी रचना के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे लेकर बातें किया करता था। उसने अंश के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव जो था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। अंश ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। अंश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली एक से ज्यादा मत देना, टाइट चीज है। अबे क्या बकवास कर रहा है? अंश के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था,
अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। अंश उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही रचना ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार। जी भाभी आइए, अंदर चलिए। अंश ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। रचना अपने कमरे में आकर लेट गई। अंश ने उसे पहले बुखार की दवा दी। रचना दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो अंश ने उसे रोका। भाभी, अभी एक दवा बाकी है, कितनी सारी ले आए भैया। रचना ने थकी आवाज़ में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर अंश ने उससे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रचना को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। अंश उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए रचना को आवाज़ दी। भाभी सो गईं, क्या कोई जवाब नहीं मिला? अंश ने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। अंश की धड़कनें तेज हो रही थीं। कमरे में हल्की रोशनी और सन्नाटा छाया हुआ था। रचना के माथे पर गिरती जुल्फें और उसका थका चेहरा अंश को बेचैन कर रहा था। उसने धीमे से रचना के करीब जाकर उसके माथे पर हाथ रखा। कमरे में हल्का रोमांचक माहौल था। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी तस्वीर गिरकर टूट गई। जब सब कुछ शांत हो गया, अंश थक कर चूर हो गया और रचना के पास जाकर उसके बगल में लेट गया। रचना की सांसें धीमी और शांत थीं और अंश की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। अंश पलंग से उठकर धीरे धीरे कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर पड़ी। भूल से रचना अपनी डायरी वहीं छोड़ आई थी। अंश ने डायरी निकाली और कपड़े पहनते हुए पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पन्ने पर उसकी नज़र अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी नहीं लगा पाया था, लेकिन वह ध्यान से पढ़ने लगा। उस पन्ने में रचना ने लिखा था, अब बहुत हो चुका, बहुत दुख महसूस किया। औलाद के लिए मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई, उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मुझे जल्दी ही अंश को कानूनी रूप से गोद लेने का निर्णय लेना होगा। अंश की आंखों में एक गहरी चिंता छा गई। वह अपनी भावनाओं को संभालते हुए वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। फिर उसने अपना सिर पकड़ा और गहरी सोच में डूब गया। कुछ पल बाद वह रचना के पास गया और उसके पास जाकर उसे समर्पण के भाव से देखा। धीरे धीरे उसने रचना के बालों को संवारना शुरू किया, जैसे उसे शांति मिल रही हो। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे रचना की आंखें खुलीं। उसे हल्का सा सिर दर्द महसूस हुआ और उसने महसूस किया कि घर में हलचल थी। एक व्यक्ति ने कहा, भाभी और देवर का रिश्ता बहुत गहरा होता है, लेकिन हमें कभी कभी बहुत सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। रचना की नज़रें घबराई हुई थीं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर बताया, आपके देवर अंश की लाश पास वाली नदी के किनारे मिली है। ऐसा लगता है कि उसने देर रात किसी कारणवश अपना रास्ता बदल लिया था। रचना का दिल अचानक धीमा हो गया। वह हड़बड़ी में उठी, लेकिन अपने पैरों को संभाल नहीं पाई। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए सबकी बातें सुनी। एक महिला सिपाही ने अंश के मोबाइल फोन में कैद हुई रचना की और अंश की कुछ तस्वीरें दिखाईं और कहा, यह तस्वीरें बताती हैं कि आप दोनों के बीच कुछ बातें हुई थीं, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। रचना चुपचाप उन तस्वीरों को देखती रही। दिल में कुछ सवाल उठने लगे थे, लेकिन वह खुद को यकीन नहीं दिला पाई। वह सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी और उसका दिल हल्का सा टूटने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने बाकी औपचारिकताएं पूरी की और धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे। विनय का फोन आया था, मैं आ रहा हूँ, घबराओ मत। लेकिन रचना ने बस उसकी आवाज़ सुनी। उसकी आंखों के सामने अंश का बचपन और घर की सारी यादें घूमने लगीं। कुछ घंटे बाद विनय कमरे में आया। उसने रचना के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन रचना अभी भी उसी मुद्रा में बैठी हुई थी, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। विनय ने उसे धीरे धीरे झकझोरने की कोशिश की, पर रचना गहरी सोच में खोई हुई थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी किसी भी रिश्ते के बारे में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक पल में ही सब कुछ बदल सकता है और किसी भी बात को समझने के लिए समय की आवश्यकता होती है। कभी भी किसी की भावना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें वही चीज़ सबसे ज़्यादा महसूस होती है जिसकी हम अनदेखी करते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने फैसलों में समझदारी और संवेदनशीलता का ध्यान रखें।